सन 75 में मैं इंटर की परीक्षा पास करने के बाद CPMT में मुझे मौका मिला और मैं CPMT में सेलेक्ट भी हुई और डॉक्टर पढ़ने का यह ख्वाब भी मेरा पूरा हुआ। मेरी माँ भी उसके पक्ष में थी, मेरे पिता भी थे, लेकिन संयुक्त परिवार होने के नाते मेरे चाचा उसके पक्ष में नहीं थे। उस समय इतनी परंपराएं हावी थी कि अच्छे घर की लड़कियां या लड़कियां बाहर में हॉस्टल में रह के नहीं पढ़ सकती हैं, इसलिए मेरे उसको वहीं विराम दे दिया गया। और यह घटना मुझे मतलब एक झटका था मेरे जीवन में, पहला झटका मुझे लगा कि नमस्ते दोस्तों, मैं सागर गुप्ता अपने इस पहले पॉडकास्ट शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे शो का नाम है द बनारस डायरी। यह एक ऐसा पॉडकास्ट शो है जहां हम बातें करेंगे बनारस के उन तमाम हस्तियों का जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हमारे समाज के लिए, इस शहर को आगे और आगे बढ़ाने के लिए। हमारी आज की जो पहली पॉडकास्ट की गेस्ट हैं वो है नारी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण, और उनका नाम है डॉक्टर माधुरी पांडे मैम, जो कि गोपी राधा स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं और अभी रिटायर्ड होने के बाद वो अपना जीवन हमारे समाज को समर्पित कर रही हैं। और आइए डॉक्टर माधुरी पांडे मैम से बात करते हैं, उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे नॉलेज गेन वीडियो का तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम डॉक्टर माधुरी पांडे मैम टू द बनारस डायरी पॉडकास्ट शो। तो मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। आपके सौजन्य से इस समय हम बहुत ही अच्छे हैं और मैं आपका धन्यवाद पहले करना चाहूँगी कि आपने ये मौका दिया और मुझे उस योग्य समझा कि आपने इस चैनल पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम, आपका आने बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। तो मैम से स्टार्ट आपके बारे में बस इतना ही कहूँगी कि न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का भाव जो कुछ है वो सादर ही समर्पित है। आप इस तरह का कार्य आप कर रहे हैं कि जीवन में सफलता आपकी कदम चूमे। थैंक यू, ये मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू मैम। तो मैम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बचपन कैसा रहा आपका? आज के आधुनिक बच्चों से और हमारे बचपन में बहुत अंतर है। जैसे कि बचपन हमारा बहुत सरल और सरस रहा। मासूमियत उस समय हर बच्चे में जो भगवान के रूप माने जाते हैं उस तरह से देखी जाती थी और उसके तहत निर्द्वंद्व भाव से, निडर भाव से, न किसी चीज़ की चिंता, न किसी चीज़ का दुख, न किसी चीज़ को पाने की लालसा, न किसी चीज़ को खोने का डर, तितलियों के पीछे घूमना, नाव की नौका बना करके पानी में डालना, बचपन के वो आनंद, कोई डांट दे फटकार दे तो माँ के आंचल में छुप जाना, ये सारे बचपन के जो वास्तव में जो रूप होते हैं उसका हम लोगों के जीवन में बचपन बहुत ही सरस और मासूमियत, परिवार का प्यार और संयुक्त परिवार का जो थीम था, दादा दादी के बीच में बैठना, कहानियाँ सुनना, वो आज भी याद है। और बचपन सरस, वो निरुद्देश्य रहते हुए भी, बचपन का कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी निरुद्देश्य रहते हुए भी वह खुशियों का अपार खजाना था बचपन। जी जी बिल्कुल मैम। तो मैम आप ये बताइए कि बचपन की ऐसी कौन सी यादें हैं जिसे आप उस दौर में जाकर बदलना चाहें या फिर से आप उस दौर को जीना चाहें, ऐसा कुछ याद आपको? बचपन की कुछ बाल सुलभ मन में विभिन्न तरह की आकांक्षाएं पनपती हैं और उस समय जब मेरे एक घटना मुझे बहुत प्रभावित की कि जब मेरे दादा बीमार पड़े थे तो डॉक्टर आते थे, सुई लगाते थे तो दादा ठीक हो जाते थे। तो मेरे मन में ये भावना होती थी कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये सुई लगा देते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे बाल मन में ये भावना होती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी और सबको सुई लगा दूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तब के समय में ये डॉक्टर जो आजकल बच्चों को खेलने की चीज़ें मिलती हैं वो सब उपलब्ध नहीं था हम लोग के ज़माने में। जी। तो जब दोपहर में मेरे पिताजी जब विश्राम करते थे
तो हम मोहल्ले के बच्चों को बुला लेते थे और उनको चटाई पे सुला देते थे और एक शीशी में पानी भर करके और वो झाड़ू की लकड़ी से उनको सुई लगाते थे और डॉक्टर बनते थे और कहते थे कि चुप रहो, उनको समझाते भी थे और तुम ठीक हो जाओगे। जब वो चीख पुकार जब बच्चे चिल्लाने लगते थे तो मेरी माँ उठ के आती थी और वो बहुत डांटती थी कि इस तरह से डॉक्टर बनते हैं, मेहनत से डॉक्टर बनते हैं कि इस बच्चों को सुई लगा के और अभी सभी घर के शिकायत लेके आएंगे। तो ये घटना, तुम मेहनत करोगी तब डॉक्टर बनोगी, मेरी माँ का ये कहना था। तो वो बाल सुलभ यह चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने कभी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं खेला, मैंने कभी और अन्य खेल नहीं खेला, लेकिन मेरी बहन वहीं पर गुट्टी उट्टी उस समय का जो होता था वो खेलती थी। तो मेरे बचपन की ये घटना मुझे बार बार याद रहती है। और डॉक्टर बनने का वो ख्वाब जब मैं किशोरावस्था में आई तो मैंने उसको पूरा करने का प्रयास भी किया। और दूसरी घटना ये थी कि उस समय चलचित्रों का और ये बहुत रेडियो उसका प्रचलन नहीं था, तो गार्जियन जब कहीं नाटक और रामलीला होते थे तो ले जाते थे हम लोग को दिखाने के लिए बच्चों को। तो उस समय में एक पन्ना धाई नाम नाटक जो हुआ, उसमें पन्ना धाई का जो कैरेक्टर था कि उन्होंने अपने बच्चे, राजा के बच्चे को वंशज बचाने के लिए उन्होंने पन्ना धाई ने अपने बच्चे को रख दिया, कत्ल करने आए और उस बच्चे को लेकर के वो भाग गई पन्ना धाई और अपने आँख के सामने उनका बच्चा कट गया और राजा के उस बच्चे को, वंशज को बता दी। एक राज परिवार की दाई होने का उतना बड़ा निर्वहन उन्होंने किया। यह घटना मेरे बाल मन को इतना प्रभावित किया कि मैं ये सोचने लगी कि क्या में इस तरह का भी त्याग है जो अपने बच्चे और राज धर्म को निभाने के लिए इतना बड़ा त्याग। तो वो घटनाएं मुझे जीवन में प्रभावित की और अगर मुझे पुनः यह जीवन और वैसा बाल सुलभ करने का मौका मिले तो मैं उस लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि दया, करुणा और जो बाल मन में अगर बच्चों को इस तरह की शिक्षा और इस तरह के नाटक और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं, महापुरुष जीवन सिखाए जाए, तो बच्चों में जो आज कमी है उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। जी मैम, ये बताइए कि आपके अपने जीवन के पड़ाव में आपने क्या कुछ संघर्ष किया और क्या कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, मेरे पिताजी एक सरकारी महकमा में अच्छे पद पर थे, तो पढ़ाई लिखाई में उस तरह का कष्ट नहीं हुआ जब तक वो थे। और जो मेरे डॉक्टर का ख्वाब था, मैंने 75 में मैं इंटर की परीक्षा पास करने के बाद CPMT में मुझे मौका मिला और मैं CPMT में सेलेक्ट भी हुई और डॉक्टर पढ़ने का यह ख्वाब भी मेरा पूरा हुआ। मेरी माँ भी उसके पक्ष में थी, मेरे पिता भी थे, लेकिन संयुक्त परिवार होने के नाते मेरे चाचा उसके पक्ष में नहीं थे। उस समय इतनी परंपराएं हॉबी थी कि अच्छे घर की लड़कियां या लड़कियां बाहर में हॉस्टल में रह के नहीं पढ़ सकती हैं, इसलिए मेरे उसको वहीं विराम दे दिया गया। और यह घटना मुझे मैंने एक झटका था मेरे जीवन में, पहला झटका मुझे लगा कि काश ऐसा नहीं होता। फिर भी परिवार का बंधन और संयुक्त परिवार का ये मेरे पिताजी ने निभाया और मुझे नहीं भेजा गया। फिर बहुत रोने गाने के बाद पुनः मेरा BSc में एडमिशन हुआ और मेरी पढ़ाई को मेरी माँ के बहुत प्रयास के बाद कंटिन्यू किया गया, क्योंकि उन्होंने एक विदुषी महिला थी, उस समय वो 8th क्लास पास थी, तो वो बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक थी अपने बच्चों के प्रति। तो फिर उन्होंने मुझे BSc में ये किया, फिर BSc मैंने पास किया, फिर मेरा MSc में दाखिला भी मेरे पिताजी ने कराया और उसी दरमियान उस सब स्मूथ चलता रहा। मेरा सपना तो कुछ साकार नहीं हुआ, लेकिन स्मूथ चलता रहा। अचानक मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया और मैं घर की सबसे बड़ी लड़की थी। हम 5 बहन 2 भाई थे और घर की सबसे बड़ी लड़की होने के नाते मेरे भाई उस समय मुश्किल से साल भर के थे और मेरी सभी बहनें कोई इंटर, कोई BA, इस तरह से सब थीं। मैं ही सबसे बड़ी थी, MSc की छात्रा थी। मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ और उस घटना ने मेरे जीवन का एट वंस सारी चीज़ें बदल दिया और बदल दिया
15 दिन वो कोमा में रहे। कहीं डॉक्टर ने कह दिया बचने की उम्मीद नहीं है। और उस परिस्थिति में भी मेरे अंदर न जाने कौन सी दैवी शक्ति ने सबको संभालने की क्षमता दी। सबको हम समझाते रहे कि पिताजी बच जाएंगे, पिताजी बच जाएंगे। लेकिन 15 दिन के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मेरा पहला नाम लिया और उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और सभी बच्चों का हाथ मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि तुम पर भरोसा है। और मेरी माँ से कहा कि घबराना मत, तुम्हारे पास धन दौलत तो मैंने नहीं दिया, लेकिन बच्चों की शिक्षा दी है। ये शिक्षा तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे सभी बच्चों को एक न एक दिन बिल्डिंग बनेगा, तुम घबराना मत। और कहा कि तुमको मैंने बेटा की तरह रखा है, मुझको तुम पर अब अटूट विश्वास है। सबको हायर एजुकेशन देना, सबको अच्छी शिक्षा देना और किसी भी परिस्थिति में भूखे मर जाना, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट में नौकरी मत करना। इतनी बड़ी जवाबदेही किस विश्वास के साथ मेरे पिता ने मुझे सौंपा और मेरी शादी तय हुई थी। उस घटना ने मेरे एवन की, उस समय मात्र 21 साल की थी, मेरे एवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। और उस संकल्प को मैंने मन में दोहराया और ईश्वर से प्रार्थना किया। और उसके बाद मेरा संकल्प, आज मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि पिता की उस जवाबदेही को उनके नहीं रहने के बाद आज मेरे सभी पांचों भाई बहन हायर एजुकेशन में, कोई एमएससी केमिस्ट्री से, कोई पीएचडी, और सारे भाई बहन हायर एजुकेशन ले करके सभी इस समय पांचों बहनें प्रिंसिपल हैं और 2 भाई भी प्रिंसिपल हैं। और उस रूढ़िवादी परंपरा में कि मैं पहली लड़की हूँ अपने गांव में, जब शहर से गांव में आई तो लोग कहते थे कि मर गए और 5 लड़कियों छोड़ गए। गांव की भाषा में इंदिरा गांधी बना रहे थे, अब ये लड़कियां क्या करेंगी, भगवान जाने इनका क्या होगा। इंदिरा, तो मैं पहली बार समाज का विरोध की थी अपने गांव में और ये कहा था मैंने कि इंदिरा गांधी भी किसी की लड़की थी, न कि वो लड़का थी। आप लोग लड़के को इस तरह से महत्व देते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं यह करके इन संकल्पों को दिखाऊंगी कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। और आज आपके मंच पर यह कहते हुए मुझे, था तो वो ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, लेकिन मुझे ये गर्व हो रहा है कि मेरे सारे भाई बहन उच्च शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे अच्छे जगहों पे हैं। और सबकी शादी, मैंने अपनी शादी को तिलांजलि दे दिया। मैं आजीवन कुंवारे रहने का व्रत लिया, संकल्पों के साथ, चरित्र के साथ। समाज की उन रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ मैंने नौकरी किया और समाज के उस गांव गंवई में रह करके उनके हर रूल रेगुलेशन का पालन किया। मैंने अपनी खेती बाड़ी संभाली, लड़कों का जो कर्तव्य होता है, मेरे चाचा लोगों ने बहुत, जो इसके लिए मेरे पिताजी जान देते थे, सब 5 लड़कियों को देख के दरकिनार हो गए। लेकिन उस विषम परिस्थिति में मेरे अंदर उनके संकल्प के लिए पिता के आशीर्वाद से और ईश्वर के उस अनुपम कृपा से आज सारे कार्य पूर्ण हो गए। और उस गांव में अब मुझे एक बहुत बड़ा आदर्श माना जा रहा है और मेरा उदाहरण उस गांव के लिए एक पत्थर की नींव बन गई है। हर व्यक्ति ये कहता है, और मैं आज भी जब गांव जाती हूँ तो लोग मेरे पास जुट करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं। गरीबों को जो मदद हो पाती है, किसी की लड़की की शादी में, किसी के किसकी शादी में, मैं अपना खर्च करती हूँ। और आज भी लोग बबुनी कह करके उस गांव के लोग मेरा सम्मान करते हैं और उस चरित्र बल को आज भी सराहते हैं कि तो ये जीवन का सबसे दुखद और संघर्ष था, लेकिन उस परीक्षाओं ने मुझे यह सिखाया, धैर्य, सहिष्णुता और प्रतिभा का निखार जो हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व में हुआ, और आत्मबल जो मेरे अंदर आया, स्वाभिमान जो आया, और एकला चलने की जो क्षमता मुझ में आई, वो वह न जाने किसने मेरा पथ प्रदर्शन किया, लेकिन उस विकट परिस्थितियों को मैंने इतने अच्छे से, सुगमता से उसका निर्वहन किया। और आज सारी बहनें की शादी भी मैंने किया। मेरे एक पैसे का, मैं एक कपड़ा भी पहनी हो तो अपने भाई और बहनों को
मैं भूल गई कि मैं क्या हूँ। मेरे भाई बहनों को मैंने अच्छे से शिक्षा दी, अच्छा कपड़ा पहनाया, और एक रसगुल्ले में भी मेरी अगर मुझे मिलता था तो उसमें सारे भाई बहनों का वो चेहरा याद आता था और पिता का संकल्प याद कि था। मुझे सबको बांट, ये भावुक क्षण था, और उस भावुकता ने आज भी जब हम उस क्षण को याद करते हैं तो हम भावुक होते हैं। लेकिन आज इस बात की खुशी है, इस मंच से कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस संकल्प से एक पिता ने एक बेटी को यह कमान दिया, वह संकल्प मैंने पूरा किया। यह ईश्वर की सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ा ये है। और इस सोना की तो जब इस तरह से कंचन होता है, जब जलता है पिटता है, तो मेरे व्यक्तित्व कृतित्व में एकला चलने की वो क्षमता, और इतनी क्षमता आई कि मैं समाज के हर किसी परिस्थिति में अपने आप को एकला खड़ा रह करके भी मैंने समाज को एक नई दिशा और दिशा दी। इसका मुझे खुशी होता है। मुझे लगता है कि समाज में जो है इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, और भगवान आपको इसीलिए आपने भेजा ही है कि आप एक समाज के लिए इंस्पिरेशन बने, कि आपकी जीवन का जो रहा है सार, वो उससे लोग सुन के इंस्पायर हों। हाँ, तो कभी हम ये नहीं सोचते थे कि मतलब इतनी बड़ी जवाबदेही को किस संकल्प के साथ मेरे पिता ने मुझे सौंपा, लेकिन यह अब सोचते हैं कि यह ईश्वर की अनुपम कृपा थी। इसी कार्य के लिए मुझे उन्होंने भेजा, और इसी माध्यम से हो सकता था कि मैं शादी ब्याह करके अपना घर बसा लेती, तो मैं समाज को ये चीज़ नहीं दे पाती जो मैं यहाँ एज ए टीचर बन के, या समाज को जो चीज़ें मैं आज बांट रही हूँ निर्द्वंद भाव से, निश्चल भाव से, और समाज को एक नई दिशा और दिशा दे रही हूँ कि कभी हम अपने को अकेला न समझे। जब अकेला व्यक्ति चलता है तो उसके साथ स्वयं ईश्वर चलता है। बिल्कुल। हाँ, और उसका मदद वही करता है जो स्वयं उस पगडंडियों पर चलना सीखता है। तो हम कहना चाहेंगे कि मुकद्दर पे जो मरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूब जाते हैं खुदाई के भरोसे पे, लेकिन जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। जो खुद चप्पू चलाते हैं, यह मैंने अपने जीवन बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन दिया है आपने। मैम आप ये बताइए कि आपके जीवन में आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत प्रथम पाठशाला शिक्षा का माँ होती है। तो माँ मेरी विदुषी थीं, और उन्होंने हमेशा माँ पिता और पिता ने मुझे हमेशा मतलब लड़कों की तरह पाला, उसमें कहीं कोई कमियां नहीं रखी। उनका जो जॉब था उसमें घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना, तो बड़ी माँ हमेशा गुस्सा करती थी कि लड़की होकर के ये जाएगी कहाँ, न घर का काम सीखती, इस तरह के माँ कहती थी। लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते थे कि उसका जीवन वो मैं नाक नहीं छिदवाऊँगा, मैं अपने इसको बेटे की तरह रखूँगा। तो इंस्पिरेशन वो हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहे कि आगे बढ़ो, ये सब जो पुरुष वर्ग है वो कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और इस तरह का इंस्पिरेशन उनसे मिलता था। तो मेरे अंदर एक बाल सुलभ मन में आती थी भावना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। यह भाव होता था, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये जज्बा पैदा और प्रेरणा का स्रोत वो थे। और उसके बाद परिस्थितियों पर मेरे गुरु थे महावीर त्रिपाठी, जिन्होंने मुझे रास्ता दिया, मेरे मेरिट को, मेरे क्लेवर को उन्होंने पहचाना, और उन्होंने मुझे मार्ग दिया कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन तुम्हारे में जो क्लेवर है, तुमको गुरु बन करके तुम दुनिया को कुछ भी दे सकती हो। बिल्कुल तुम्हारा तो ये प्रेरणा के स्रोत मेरे महावीर त्रिपाठी और मेरे माता पिता। तो मैम आप अपने जीवन के अनुभव से आज के युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा स्रोत देना चाहेंगी, कैसे वो अपनी जीवन जिए? आज की युवा पीढ़ी को हम अपने अनुभव से बताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि जीवन के कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जो विकट परिस्थिति में आदमी हताश हो जाता है, जैसे अचानक मेरे जीवन में हुआ। तो अचानक में आपके अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग करके हताश न हो, क्योंकि हर समस्या का समाधान सुनिश्चित है। तो आप अपने कर्मनिष्ठ होकर के, ईश्वर पे विश्वास करके, और अपने जीवन एवं को शुद्ध करके और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें।
ईश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको रास्ता मिल जाएगा। पथ पर पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराओं को अनुकूल बनाना युवा के हाथ में है। तुम देश और राष्ट्र के निर्माता हो, तुमसे हमारा राष्ट्र समृद्ध हो रहा है। तुम हताश न हो, अपने जीवन के मूल्यों को समझो और मानवीय मूल्यों के तहत हर समस्या का समाधान तुम्हारे हाथ में है। अपनी मंजिल अपना प्रकाश पैदा कर, अपनी मंजिल अपना प्रकाश पैदा कर, अपने हाथों में नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर और बल बुद्धि के साथ आगे बढ़, ईश्वर तुम्हारे साथ है। यही हमारी युवा पीढ़ी को संदेश है। जी। और मैम, मैंने सुना है कि आप किताबें भी लिख रही हैं, तो आपने किताबें लिखने की जर्नी कब से शुरू की और कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैं बचपन से ही कविताओं की बड़ी शौकीन थी, तो और चार चार लाइन समसामयिक कुछ लिख देती थी। तो लोग चिढ़ाते थे कि इस तरह की बातें थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, हाई स्कूल में गई, तो जब भी कोई पत्रिका छपती थी तो मैं लालायित रहती थी कि मेरा भी लिख छप जाए, मेरे भी कुछ कविताएं छप जाएं। तो देश पर, राष्ट्र पर, इस तरह का कुछ लिखते थे। ये बचपन का शौक था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो पत्रिकाओं में लिख देने लगी। फिर जब मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ी और कुछ मौका मिला, तो फिर एक पतली पत्रिका मेरी प्राच्य सभा मैंने लिखने लगी। अखबारों में मेरे लेख आने लगे। इस तरह की चीज़ें थीं। लेकिन किताब लिखने की प्रेरणा विद्यापीठ में एक हमारे अर्जुन तिवारी मेरे गुरु थे, वो जो मुझे भी कभी पढ़ाए थे, और डॉक्टर केदारनाथ पांडे, जो उनका बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता था। और उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल से अपनी यात्रा शुरू की, टीचर से, और एमएलसी जा करके सचिव, महासचिव, सचिव, बड़े पदों, प्रधानाचार्य और बड़े पदों को ये करते हुए एमएलसी पद उन्होंने धारण किया। तो वो किताब बहुत लिखते थे, और जब वो किताब लिखते थे तो इतनी तन्मयता, इतना दृढ़ विश्वास के साथ लिखते थे। तो जब हम कभी देखते थे तो उनकी तन्मयता मूर्तिवत, वो हिलते डुलते नहीं थे, लगता था कि जैसे कोई मूर्ति बैठा है। उस घटना को, उनके मूर्तिवत लिखने के उस उपक्रम को देख के मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। तो जब उनसे मैंने कहा कि मुझे बहुत शौक है, लेकिन मेरा कोई मुझे कोई प्रेरित करने वाला नहीं है, उसकी शैली भाषा का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लिखना शुरू करो और मैं तुम्हारा परिमार्जन करूँगा, जहाँ तुम्हें नहीं होगा। वो साहित्य के थे। फिर मैंने लिखना शुरू कहे कि विषय से शुरू करो, इसलिए कि इतनी जल्दी नहीं होगा, तुम जिस विषय की हो उस पर लिखो। फिर मैंने साइंस की किताब लिखी। वो किताबें मेरी हिट हुई, मैंने बच्चों को पसंद आई। इस तरह से फिर मैंने प्राचीन शिक्षा के केंद्र लिखा, फिर मैं प्राचीन इतिहास, इस तरह से मैं विषय वाइज किताब लिखती रही। विषय वाइज लिखने के बाद अंतः मन में ये हुआ कि ये तो एक ये है, तो मैंने एक कलेक्शन, मतलब कविता का कलेक्शन ये करना हुआ। जो जैसे टीचर होने के बाद जब मैं कुछ कहती थी तो बच्चे उसको भाषण में विश्वास नहीं करते थे, तो मैं मुक्तक 4-4 लाइन लिख करके बच्चों को प्रेरित करने वाला, तो बच्चे बहुत मन से सुनते थे। तो फिर मैंने कविता की किताब लिखनी, लेकिन उसका कोई मैंने परिमार्जन नहीं किया, लिखते रहे, देखते रहे, बच्चों को बोलते रहे। लेकिन रिटायरमेंट से 2 साल पहले मेरे मन में एक दिन ये प्रेरणा आई, और तब मैंने किताब, कोरोना काल में मैंने रामचरितमानस को बहुत माइन्यूटली पढ़ा, और उसके हर कैरेक्टर ने मुझे प्रभाव किया। गीता मैंने पढ़ा और उसके कर्म के चरित्र को मैंने पढ़ा। तो ये दोनों ग्रंथ मुझे बहुत प्रभावित किए, और आज के परिवेश में उसकी प्रासंगिकता, उन चीज़ों की कहाँ है, कैसे है, ये मेरे मन में भाव जगा। तो फिर BHU के डॉक्टर साहब से मैंने, जो हिंदी के हैं, उनसे मैं मिली, और मैंने कहा ये है, लेकिन मैं साइंस की हूँ, तो
कहे कि जब ये प्रेरणा हुई है तो जरूर बाबा की ईश्वर कृपा की है, कृपा ईश्वर की कृपा है, आप लिखो, मैं आपको देखूंगा। तो मैं जब अभी वो पूरा होने को है, जब मैं लिख के ले आई तो वो कहे कि तुम पर तो स्वतः ईश्वर की प्रेरणा है, इतना साहित्यिक भाषा में कोई लिख ही नहीं सकता है, मैं तो हतप्रत हूँ, तुम साइंस की हो, मुझे विश्वास ही नहीं है। तो मुझे प्रेरणा जगी और मैं वो किताब अब पूरा होने को आया है और अभी छपने में है, मैंने उसको देने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने अनेक प्राचीन भारत में शिक्षा के, मैंने अभी तक तो मैं शिक्षा पे ही लिखती रही और रही, बाद में कविताओं का एक ये लिखा और अब हमने वो रामचरितमानस राष्ट्र हित में आज की प्रासंगिकता ये पूरा हो रही है और कलयुग परिवेश में हमारी विचारधारा जी, युवा पीढ़ी का संदेश वो एक हमारी पूरी होगी, जो अक्टूबर में ये नवरात्र में उसका हम लॉन्च करेंगे, मैंने आप लोगों को ये देंगे। तो ये 2 किताबें इधर चल रही हैं और सबरी का राम प्रेम हम कविता में लिख रहे हैं, क्योंकि सबरी के उस कैरेक्टर से हम जब पढ़ते तो हमको ऐसा लगा कि मतलब अगाध प्रतीक्षा और अगाध प्रेम का जो वास्तव में भक्ति का जो स्वरूप होना चाहिए वह उस नारी में था और उसने इतना वर्षों तक ये किया। और आज हम थोड़ी देर में एक प्रेरणा स्रोत वो हैं और हम संदेश देना चाहेंगे उस किताब के माध्यम से कि आज की युवा पीढ़ी जरा सा कोई बात होती है तो वो हताश होता है, निराश होता है, धैर्य खो देता है, लेकिन हमारे महापुरुषों का और हमारी महिलाओं का इतिहास रहा है कि बिना धैर्य के और बिना प्रतीक्षा के और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। कर्म पर विश्वास रखो, फल तो वो देता है। तो अगर ये भावना रहेगी, अगर हम कर्म करके तुरंत फल की इच्छा करेंगे तो नहीं पूरा होगा तो हम हताश होंगे, लेकिन जब गीता के उस पाठ को जानेंगे कि कर्म हम करना मेरा काम है, फल देना उसका काम है, अगर इस पर विश्वास करेंगे तो वो जरूर देगा। वह माँ बाप के बाद अगर निस्वार्थ प्रेम कोई करता है, ईश्वर पे है, उस पर विश्वास रखो और यह जीवन में उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह विश्वास जिस दिन तुमको हो जाएगा वह तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे हर कार्य में मदद करेगा। उससे बड़ा प्रेरणा स्रोत हो ही नहीं सकता है। जी हाँ मैम, मैंने भी ये रामायण के थ्रू मैंने देखा कि सबरी ने किस प्रकार अपने जीवन में अपने गुरु का निर्देश जो है पालन किया, कि गुरु ने एक बार कह दिया कि दृढ़ निश्चय कि आपको जो है प्रभु श्री राम का इंतज़ार करना है। उन्होंने कितने वर्षों तक हर रोज़ फूल बिछाकर इंतज़ार किया उनका और रोज़ ही वो उनके लिए फल लेके आती थी कि किसी समय प्रभु राम आ जाएंगे और मैं कैसे उनका स्वागत करूंगी। तो ये हमें हर किसी को सीखना चाहिए कि दृढ़ विश्वास अगर हो जी और गुरु के आज्ञा का निश्चल भाव से विश्वास हो और आत्मबल और विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, तो निश्चय इस कलयुग में भी हमारे सामने है। हम रोज चलते हैं उन्हीं की मर्जी से। बिल्कुल। और अगर जैसे आप ही हमें मिल गए तो किस रूप में कौन मिल जाता है, यह उसकी प्रेरणा ही है। हम प्रभु की इच्छा है। ये प्रभु की इच्छा है, तो यह विश्वास और धैर्य रखना पड़ेगा। आपके अनुसार आज के युवा सिर्फ पढ़ाई और फिर नौकरी करना ही क्यों जरूरी है, या पढ़ाई के अलावा कुछ और भी विकल्प हो सकता है जीवन जीने का? शिक्षा ज्ञान को परिष्कृत करती है, तो शिक्षा का मतलब जो आज के समाज में है, आज की जो पीढ़ी है या आज के जो लोग हैं, वो यह सोचते हैं कि शिक्षा प्राप्त करके हम नौकरी करेंगे और अच्छे पदों पर जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा उन्मुख उद्योग परक हो सकता है, लेकिन नौकरी ही उसका विकल्प है, ये ऐसा नहीं है। और हम ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो हर व्यक्ति में कोई अंतर्निहित शक्ति है जी। और अंतर्निहित प्रत्येक व्यक्ति में, चूंकि वो उसी का स्वरूप है, तो प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई एक गुण होता है। उसको वो अगर अपने चिंतन से स्वयं को आंक ले
कि मेरे में कौन सा ऐसा गुण विकसित है, तो उस गुण को इलाबरेट कर दे, तो वो आत्मनिर्भर नौकरी ही उसके लिए नहीं है। वो अपने ज्ञान के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे, अपने विवेक के बल पे, बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बुद्धि और ज्ञान के विवेक पे एक से एक नई चीज पैदा कर लेते हैं, अपना स्वरोजगार करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, अपना जैसे पहले के पंडित ब्राह्मणों में ये था कि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, तो ये लोग कहा करते थे। लेकिन आज वो ब्राह्मण जब पढ़ लिख करके, और आज हम देखते हैं कि समाज में ये वह हमसे और आपसे जितना हम लोग नहीं करते हैं, एक पूजा पाठ अगर ठीक ढंग से करते हैं, मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से करते हैं, अपने पाठ को ठीक से पढ़ते हैं, तो उन्हें भी रोजगार का एक संसाधन मिल गया है। उसी तरह हर आदमी, नौकरी ही कोई ज़रूरी नहीं है शिक्षा के लिए। हम इसको नहीं मानते हैं कि नौकरी ही उसका उद्देश्य है। हम अपने बुद्धि विवेक से हम अपना किसी भी तरह का रोजगार आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और समाज को एक नई चीज़ पैदा करके समाज को एक संदेश भी दे सकते हैं कि ये नौकरी ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसके ज्ञान के माध्यम से हम विभिन्न तरह का, जैसे कि आज के युवा वर्ग कई जगह इस तरह का कोई रिसर्च, कोई कुछ करके एक नई नई चीज़ें समाज को दे रही हैं, तो हम ये मानना चाहेंगे कि एक स्वयं अपने विवेक से कुछ एक नया चीज़ पैदा करो, जिससे अपना रोजगार भी हो और समाज को नई दिशा और दशा भी आप निर्धारित करो। जी, लेकिन हर किसी को जागरूक रहना बहुत जरूरी है और ज्ञान प्राप्त करना हमेशा जरूरी नहीं, है। ज्ञान का जो आज की हमारी शिक्षा है, उसका जो उद्देश्य है, या बच्चों को जो आपाधापी में मतलब आजकल ये और हमारे गार्जियन को भी चाहिए कि हमारे युवाओं को या इसके लिए मैंने उस पर दबाव न दें, बच्चों पर ये दबाव न दें कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। उनका ये दबाव भी बच्चों के अंतर्निहित शक्तियों का थोपना हो जाता है। तो जो बच्चा अपने मन से किधर उसका रुझान है, यही काम गुरु का भी है, यही काम माता पिता का भी है, कि जिसका रुझान जिस तरफ है तो उसी तरफ उसको हम उसके चुनने दें, आगे बढ़ने दें। और इससे ये हो जाएगा कि वो अपनी रुचि के अनुसार को जब उसको कार्य मिलेगा तो वह अच्छे से उसको करेगा और उसी में अपना रास्ता निकाल लेगा। तो शिक्षा का जो स्वरूप आज का है, उसके पक्ष में हम नहीं हैं कि कल कारखाने इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करके हम मतलब मानव पैदा न शिक्षा कर रही है, वो राष्ट्र के भावी नागरिकों को न पैदा करके ये रोजगार परख, और उसको कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। तो इतना पढ़ लिख करके भी हम बेरोजगार हैं, यह कह के मात्र नौकरी के भरोसे आप हो, आपके स्व विवेक का कोई यूज नहीं है। तो ऐसी शिक्षा को हम नौकरी के हित नहीं मानते हैं। वो आप अपने विवेक से आप कुछ भी पैदा कर सकते हो। युवा में ये शक्ति होनी चाहिए। अगला सवाल मैम इसी से रिलेटेड था हमारा कि आज के इस युग के एजुकेशन सेक्टर में हमें क्या बदलाव की जरूरत है, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, हमारी आज तक जो शिक्षा पद्धति थी, मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित थी, और मैकाले का एक ही उद्देश्य था। जब भारत में वो यात्रा करने आया था तो उसका एक ही उद्देश्य था। उसने घूम के देखा और उसने कहा कि भारत के लोगों के कम में संतोष में जीने की जो आदत है, इसके अध्यात्म में इतना बल है, और तो इसके इस शिक्षा पद्धति को अंग्रेज यहाँ से चले तो गए, लेकिन उस मानसिकता को यहाँ में ऐसा कौन चीज़ डाला जाए कि वो चले जाएं, लेकिन यहाँ भारत का मानव भारत में पैदा हो, लेकिन उसका गुलाम मानसिकता का वो शिकार हो, यह चीज़ उनके दिमाग में। तो पहले तो उन्होंने गुरुकुलों को नष्ट किया। वो गुरुकुलों को लोगों को ये दिया कि अरे इसमें तो संस्कृत की पढ़ाई होती है, इसमें क्या होता है, जबकि हमारा गुरुकुल उस समय कितना विकसित था कि उससे तुम अनुमान आप लगा लें कि जब हमारे राजा राम कृष्ण और सारे उतने राजघर में पैदा होते थे, लेकिन वो गुरुकुल में भेज दिए जाते थे, इसलिए कि वहाँ कृष्ण भी पढ़ते थे, सुदामा भी पढ़ते थे, राजा और रंक का कोई मायने नहीं रहता था। और उसमें राजधर्म, अस्त्र शस्त्र, शिक्षा और जीवन जीने की कला, किस तरह से कठिन परिस्थितियों में मुकाबला करने की क्षमता, ये पैदा किया जाता था।
तो उन्होंने गुरुकुलों को नष्ट किया, जबकि उस समय का गुरुकुल हमारा इतना विकसित था वैदिक काल में कि खगोल शास्त्र, चिकित्सीय शास्त्र या जितने भी हमारे हैं कि विज्ञान इतना विकसित था कि रावण संहिता जो आज भी लिखी हुई है उसमें जितने मनुष्य इस समय हैं, मैंने देखा तो मैं दंग रह गई, सबकी कुंडली उसमें है। कितना विद्वान, कितना विवेकशील वो रहा होगा, जो उसने पूरे मनुष्य जितनी अभी आने वाली पीढ़ियां कितने लाख करोड़ हैं, वो मोटी संगीता मैंने देखी तो मैंने उस पर किया तो कितना विकसित था। उड़न खटोला, पुष्पक विमान, ये सेतु और हनुमान का लंका प्रवेश करना, उड़ के चले जाना, हमारा विज्ञान कितना विकसित था, क्या कम था। लेकिन उसको मैकाले की शिक्षा पद्धति ने उसको इतिहास को ध्वस्त किया और उन गुरुकुलों को नष्ट किया और इस अध्यात्म और हमारी सनातन संस्कृति के मूल को नष्ट कर रहा। तो आज कॉन्वेंट स्कूल खोल दिया, ये स्कूल खोल गए, उसमें हमारे बच्चे छोटे हिस्से ही वहाँ जा रहे हैं और हम अंग्रेजी के उसमें बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और हमको अपने उसका ज्ञान नहीं है माता पिता को कि अंग्रेजी कितना शुद्ध बोल रहा है या ग्रामेटिकल कितनी गलतियां उसमें हैं, फिर भी हम भेज रहे हैं इसलिए कि वह मानसिकता कि हम अंग्रेजी हमारा बच्चा बोल रहा है तो बहुत हर जगह सरवाइव कर लेगा। और यहाँ देश की भी मानसिकता वही होगी, हर चीज़ अंग्रेजी में। अगर विदेश जाना हो तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो बोल नहीं सकता है, अगर दूसरे देश में जाना तो अंग्रेजी। इसके कारण ग्लोबल हम हाँ, तो इस लोकल लैंग्वेज, तो हमारी आज के एजुकेशन सेक्टर के लिए हमको यह कहना है कि मैकाले शिक्षा पद्धति जो इस देश में चली आ रही है उस और हमारे गुरुकुलों को और वैदिक साहित्यों को और उन सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके जो गुलाम मानसिकता का शिकार शिक्षा को बनाया गया, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को ये किया जिसमें नेशनल लेवल पर ज्ञान अर्जन की जो उसने शिक्षा नीति बनाई है वो बहुत ही उसका जो मैंने विश्लेषण किया अभी आने वाली है और लॉन्च मैंने सरकार ने उसको अगले सत्र से लागू भी करेगा। वह बहुत ही परिमार्जित है बच्चों के और हमारे मतलब जिसमें हर तरह का गुरुकुल की तरह हर तरह का ज्ञान बच्चों को होगा और बच्चे किसी भी तरह से वो अपने को आत्मनिर्भर बना सकेंगे और अपने में स्वविवेक और ज्ञान अर्जन। माने शिक्षा का मतलब केवल शिक्षा ही नहीं होगा, ज्ञान का अतिरिक्त ये होगा, तो इसकी खुशी हो। दूसरा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हो रहा है जी, शिक्षा का व्यवसायीकरण ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम शिक्षा लेवों की जो स्थिति देख रहे हैं कि हर लोग एक दुकान की तरह शिक्षा को बना लिया है। वो दुकान की तरह हर गली गली में शिक्षा का एक विद्यालय खोला जा रहा है और उसका शिक्षा का व्यवसायीकरण, उसका उद्देश्य मात्र वो है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, अधिक से अधिक फीस, बच्चों का शोषण, अभिभावकों का शोषण और इससे गरीब बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो अपने को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो रहे हैं, उनको जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाने से और कुछ वहाँ की संस्थाओं में जो प्रबंधक की विद्यालय हैं वहाँ पर 6 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा है, वहाँ जबरदस्ती बच्चों से निःशुल्क शिक्षा की जगह पर भी फीस लिया जा रहा है। हम इसके विरोधक हैं और विद्यालय में प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल मैं जब तक रही यह नहीं होने दी, लेकिन मेरे हटने के बाद यह प्रक्रिया पुनः चालू है। इस बात का मुझे दुख है और कि शिक्षा का व्यवसायीकरण पर रोक लगे, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैम जिस तरीके से हमने देखा है और हमने अपने पढ़ाई में भी अनुभव किया है कि स्कूलों में हर साल जो है नई किताबें आ जाती हैं, हर एक सब्जेक्ट को जो है नई किताबों को चेंज कर दिया जाता है, पुरानी किताबें हटा के। तो ये एक पैसा अर्न करने का माध्यम है ये या हम जहाँ तक सीबीएसई के पैटर्न पर ये शिक्षा का शोषण है और इसमें नई किताबों को लॉन्च करने का मतलब बदलाव उसमें कुछ होता नहीं है। ये कमीशन, यह जो उस विद्यालय एज ए प्रिंसिपल रह करके जो देखने का मुझे मौका मिला है जी, तो उसमें मैंने देखा कि
बड़ी बड़ी ये कमिटमेंट विद्यालय बिना जांचे परखे कौन सी किताबें चलनी चाहिए, बिना जांचे परखे सरकारी विद्यालयों में तो एक सुनिश्चित है, तो हम लोग उसको ये कर देते हैं। लेकिन जो स्व वित्त पोषित है, मैनेजमेंट जो चाहता है कि उसमें हमें कमीशन मिले और वो किताबें जो अधिक से अधिक कमीशन देता है, तो वही मेरे कहने का मतलब व्यापार ये छुपे भाषा में कि अगर ये समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि शिक्षा के व्यवसायीकरण और ड्रेस पर, टाई पर, बेल्ट पर, इसके माध्यम से बच्चों का जो और अभिभावकों का जो शोषण हो रहा है, इस पर सरकार की नजर, पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके कारण माने ये शिक्षा का व्यवसायीकरण। तीसरा है कि एकल शिक्षा पद्धति जो है, हम तो हैं टीचर, प्रिंसिपल, तो लेकिन हमारे बच्चे बड़े बड़े अपने बच्चों को हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, बड़े बड़े, इसलिए कि हम सक्षम हैं फीस देने में। तो एक नीति होनी चाहिए कि डीएम का भी बच्चा, एसडीएम का भी बच्चा और मास्टर का भी बच्चा और गरीब का भी बच्चा एक साथ पढ़ेगा, तब शिक्षा की पद्धति या सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प तभी होगा कि जब सभी महकमे के लोग एक साथ पढ़ेंगे, तो सरकार की भी दृष्टि और पदाधिकारियों की भी दृष्टि उस विद्यालय पर फोकस रहेगा और बच्चों के साथ मतलब द्वयम आयाम की शिक्षा नहीं दे पाएगी। राजा और रंक जैसे पहले था कि जैसे राम और कृष्ण और सुदामा इस तरह से पढ़ते थे, तो एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। और इससे बच्चों के मनोबल और पैसे के अभाव में जो अंग्रेजी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि दोनों का तालमेल और इतने % किया जाए, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा अभी बहुत कम, रेयर, दिखावे के लिए हो रहा है। लेकिन सरकार, अरे वो काम असंभव है। पैसे की दुकान की तरह वो शिक्षा पनप रही है और उसकी शिक्षा का कोई मायने नहीं रखा है। इस पर हमारा फोकस होना चाहिए कि एकल शिक्षा हो, एक प्रणाली हो, एक बोर्ड हो, एक नियम हो और एक बैनर के तले बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, ताकि हम उसको चूज कर सकें। और ये तभी संभव है जब सब तरह के लोगों के, अधिकारियों के, अच्छे लोगों के बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ेंगे। जब हमारा प्राइवेट सेक्टर, हमारा पूरा समाज चाहे इसके पक्ष में समाज में, तो हमारे बच्चे, तो फिर कहाँ से हम समानता की बात करते हैं, कहाँ से हम शिक्षा में समानता और सब कर रहे हैं, जबकि हम करते सब हैं, लेकिन जो उसके कर्णधार, जो उसके नींव में हैं अधिकारी, या वो सब अपने बच्चे देश विदेश और पैसे और अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो समान शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण, मैकाले पद्धति और गुरुकुलों की वैदिक संस्कृति और वैदिक गणित और उन चीजों को अपने और बचपन को, बुनियादी शिक्षा को मजबूत किया जाए। शिक्षा में बदलाव में बुनियादी शिक्षा, क्योंकि बचपन बाल मन पे जो शिक्षा का बस्तों का बोझ लादा जा रहा है, उस बचपन की मासूमियत को न खत्म किया जाए, समय के पहले उनको बड़ा न होने दिया जाए। माने वो उम्र से पहले बड़े हो जा रहे हैं ये डिजिटल एरिया में, तो बच्चों का बचपना समाप्त हो गया। बच्चों की खेल, नींद, सब कुछ पर गार्जियन का प्रतिबंध हो गया प्रतिस्पर्धा के युग में। तो इससे बच्चों तनाव में, इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना है, सो नहीं पाए, उठ करके जबरदस्ती भेज दिया जाता है। तो वो बच्चों का न मानसिक विकास हो पा रहा है, न सामाजिक विकास हो पा रहा है, न वो चाहे दीवारी में, डिजिटल के दुनिया में न खेलने में जाओ, कहीं लेके भाग जाएगा। इस तरह के भयमुक्त वातावरण से बचपना जा रहा है। और कोरोना काल ने तो और भी हमको, बच्चों को मेंटल स्टेटस को खत्म कर दिया। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उन्मुक्त वातावरण में बच्चों का सामाजिक व्यवहारिक विकास हो, मीट टुगेदर एक होना चाहिए। अब बच्चे बच्चों से बात नहीं करते हैं, हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो बच्चों से बात मत करो तो वो छोटे, वो एक जो संगति होनी चाहिए, वो भेदभाव जो बचपन में हम लोगों में समय नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, किसी से कोई मिलता था ये नहीं। अब ये द्वयम हो गया है कि अरे
उन बच्चों से मत मिलो, वो छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे हैं। तो ये भावनाएं बच्चों को की मानसिकता को बचपन से ही उस तरह का विकास नहीं होने दे रहा है। तो इस पर रोक होनी चाहिए। शिक्षा में यह भी होना चाहिए, गुरु को अज्ञान से बाहर निकाल करके व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। तो शिक्षकों के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि वो शिक्षा की तरह नहीं, गुरु की तरह नहीं, वो भी कॉमर्शियल हो गए हैं। वो कुछ चीजें पढ़ा देते हैं क्लास में, और हमने जो देखा है जो प्रिंसिपल, और कुछ चीजों उसका बेस बता देते हैं और कुछ चीजें कहते हैं कोचिंग में आओगे तो पढ़ाएंगे। यह व्यवसायीकरण हमारे शिक्षक गुरु करने लगे, तो फिर वो सम्मान के अधिकारी कैसे हैं? हमने अपने समय में कभी ये नहीं देखा, हमने अपने समय में नहीं देखा कि कभी हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ा, कभी हम लोगों ने, लेकिन इतना समर्पण गुरुओं का रहता था कि आज भी उनकी पढ़ाई हुई परिभाषाएं आज भी हमारे जहन में हैं और आज भी हम पढ़ा सकते हैं। तो क्या था वो समय? तो गुरु का समर्पण था। प्राइमरी स्कूल में हमने उस समय देखा, बुनियादी शिक्षा में, कि बैठ करके लाइट नहीं होती थी तो गुरुओं को इतना समर्पण था कि बच्चों को रात में लालटेन के सहारे, आओ तुमको आ रहा है तो हम पढ़ा दें। यह समर्पण अब गुरुओं में नहीं रहा। तो शिक्षकों में भी, शिक्षकों का भी जो चयन प्रक्रिया है उसमें विभिन्न तरह की चीजें हैं। तो मेरिट को नजरअंदाज करके कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं। अब जाकर के सरकार ने इसकी व्यवस्था की है, नहीं तो मेरिट को अंदाज करके पैसे पर नौकरी भी खरीदी जा सकती थी। तो जिसको अपना, उसका नौकरी का भी व्यवसायीकरण जो चल रहा है, तो कई तरह की जो खामियां समाज में फैली हुई हैं, क्योंकि हम ही लोगों के द्वारा की जा रही है, वो हम ही लोगों के द्वारा की जा रही हैं, और हर जगह सरकार प्रतिबंधित कर रहा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि करने वाले स्वयं उसी में लिप्त हैं। तो इस पर रोक होना चाहिए। समाज को ये संदेश जाना चाहिए, सरकार को ये संदेश जाना चाहिए कि उनके इतने उसके बावजूद भी स्कूलों में उसी तरह की फीस वसूली हो रही है, उसी तरह का व्यवसायीकरण हो रहा है, उसी तरह का प्राइवेट सेक्टरों का महत्व है, सरकारी विद्यालयों को ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। तो यह जो चीजें हैं, हाँ, ये साजिश चल रही है कि सरकारी ध्वस्त हो, प्राइवेट सेक्टर होंगे, और ये सारे प्राइवेट सेक्टरों के पास पैसा, व्यापार ये है। तो शिक्षा व्यापार का जब स्वरूप हो जाएगा तो शिक्षा से नहीं रह जाएगी। तो शिक्षा ही रह जाएगी, वो परिमार्जन, ज्ञानार्जन नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे शिक्षक, हमारा पूरा महकमा सब जिम्मेदार है, उसको इस बात पर चिंतन करना होगा, तब के शिक्षा, हर किसी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह जीवन का सबसे, जिस देश की शिक्षा और संस्कृति कमजोर हो गई, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। तो शिक्षा के लिए बजट भी सरकार बहुत कम देती है। अब ये सरकार आई है तो बजट में कुछ हुआ नहीं, तो शिक्षा पर मिनिमम जो सबसे आवश्यकता है, उस पर सबसे मिनिमम बजट, जो कि आज का हमारा फ्यूचर होने वाला है। हाँ, जो राष्ट्र का निर्माण लोग कहते हैं कि कक्षाओं में होता है, तो वो राष्ट्र का निर्माण कक्षाओं में होता है। तो शिक्षकों का, मैंने एक विद्यालय में 1000 बच्चे हैं, सरकारी 4 टीचर हैं, क्या पढ़ाएंगे? विषय के विषयांतर नहीं है। अब आने में आयोग की कहीं कमी है तो नियुक्ति हुई तो ये नहीं है। इस तरह की चीजों में तो शिक्षा का 4 टीचर 1000 बच्चों को कितना घंटी पढ़ा करके और कई विषय पढ़ा सकेगा, एक ही विषय का ज्ञाता है। तो इन सब कमियां जो हैं उसको ये हम कहना चाहेंगे कि ये शिक्षा का जो स्वरूप विघटित हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए, और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोका जाए। यह सबसे बड़ी कमी है। और हमारे बच्चे, इस तरह की व्यवस्था की जाए कि हमारे बच्चे हिंदी विद्यालयों में भी अंग्रेजी सीख सकें, उनको भी वो मिल सके, उनको भी सारी चीजें जीवन के आयाम हों। अभी IAS की जो परीक्षा हुई थी उसमें अंग्रेजी के सारे बच्चे आए, हमारे हिंदी के बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में कमियां नज़र लोगों ने रखा दिए, इसलिए कि जो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से आए हैं उनकी भी भाषा वही है। तो वो कॉपियों का मूल्यांकन पद्धति में भी है कि वो हिंदी की कॉपी दे रहे, ये मैंने उसको द्वैम दर्जे का मान करके उसका मूल्यांकन होता है। तो ये कई ऐसी माइन्यूट चीजें हैं जिस पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए, तब शिक्षा का उन्मुखीकरण
विकास के रास्ते पर लाएगा। और बहुत कमियां हैं जो मैंने एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल महसूस किया गया। बदलते परिवेश के कारण बच्चों पे पड़ रहे दुष्प्रभाव के ऊपर मैम आप किसके कसूरवार मानती हैं? उनके माता पिता को या शिक्षक को या समाज को, किसे कसूरवार मानती हैं? इसमें बदलते परिवेश के इस दौर में प्रथम बच्चों का संस्कार हमारे घर से शुरू होता है। 4 साल बच्चे हमारे ही परिवेश में रहते हैं माता पिता के। तो बाल मन पर उनकी परवरिश में अगर ध्यान दिया जाए तो माँ पहली पाठशाला है। बच्चों का पहला विद्यालय माँ से ही शुरू होता है। तो माँ को बच्चे की हर गतिविधियों में अगर 4 साल तक ध्यान देना चाहिए। और आज के परिवेश में माँ पिता और डिजिटलाइजेशन, जो मतलब हमारा इलेक्ट्रिक चीज़ों पर हर चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और 4 वर्ष के बाद जब बच्चा घर के परिवेश से विद्यालय जाता है तो विद्यालय में माँ के बाद वो दूसरी बात पर जो टीचर से रूबरू होता है तो उसका उसके बाल मन पर वो जो सिखाता है। हमने आज भी देखा कि अगर टीचर बता दे और हम बताएं तो बच्चा यही कहता है कि नहीं मेरी टीचर ने बताया है। तो बाल मन पे टीचर को वो सही मानता है। तो अगर वो प्रकाश देने का पहला स्तंभ वही है तो माँ के बाद, तो यह दोनों का दायित्व तो सबसे अधिक होता है। इसमें माँ और गुरु दोनों का बदलते परिवेश में बच्चों को ये शिक्षा का ज्ञान और किताबी ज्ञान से अधिक है बाल मन पे सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान। बच्चों को बुनियादी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारा मोरल इंप्रूव जो और नैतिक बच्चों पर ये बस्ता का बोझ और किताबों का बोझ से अधिक अनिवार्य उनके मानसिक स्तर को, उनके आईक्यू को परिमार्जित करना है और बाल मन में वह चीजें भरनी हैं जिससे उनका अगला जीवन परिमार्जित हो सके। तो पहला इसमें समाज में माँ पिता, ये समाज और आज का सोशल परिवेश, सामाजिक वातावरण इतना ये हो चुका है कि अगर उनका साथ विद्यालय में भी यह ध्यान गुरु को देना पड़ेगा कि बच्चे किस स्तर के हैं, उनका दोस्ती, उनकी मित्रता। और घर में आने के बाद माँ बाप को भी कम से कम 16 साल तक उनकी परवरिश में घर और बाहर के वातावरण से रूबरू होना पड़ेगा और तब जा करके बच्चों इस दुष्प्रभाव से बच्चे बच पाएंगे। तो आज के परिवेश में हम ये देख रहे हैं कि अर्थ का युग है। माँ पिता दोनों पढ़े लिखे हैं, सब नौकरी करने निकल जाते हैं और बच्चे घर में अकेले पढ़ते हैं। दादा दादी के सानिध्य में एकल परिवार का सिस्टम टूट गया है, संयुक्त परिवार का सिस्टम टूट गया, अब एकल हो गए हैं। हम दो, हमारे दो की संस्कृति आ गई है। तो बच्चों में जो असुरक्षा की भावना घर में है, तो चार दीवारी से बाहर मत निकलो, खेलो मत, कोई लेके भाग जाएगा, ये डर के वातावरण में बच्चों को चार दीवारी के अंदर एक क्या बच्चों को मोबाइल मिलता है। और मोबाइल क्या उचित है बाल मन पर, क्या अनुचित है, उन्हें क्या पता। तो गार्जियन जब चले जाते हैं तो उनका परवरिश आया करती है, दूध ये देती है, उसको क्या मालूम कि बच्चे का उसको कमर्शियल है वो भी, तो वो वात्सल्य तो उड़ेल सकती नहीं है। तो बच्चे के बाल मन पे उस मोबाइल को देख करके, उस टीवी को देख के, वो माँ बाप भी कह जाते हैं कि टीवी देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो बच्चे देखते हैं। अब उस पर क्या, और आने के बाद वो अपने में इतने व्यस्त हैं कि उनको केवल होमवर्क किए कि नहीं, ट्यूशन पढ़ाए कि नहीं, बच्चे पर थोप देते हैं, तुमको नहीं पढ़ना है, वो तो देखो उनका बच्चा इतना नंबर पाए। तो बच्चे के बाल मन पे उनसे बात करने का, उसके मन की भावनाओं को जानने का, उसको प्यार करने का, उसको स्नेह से समझाने का समय ही नहीं है। तो इसका भी दुष्प्रभाव, एकल होने का भी दुष्प्रभाव है कि अपने संगति उसकी बुरी हो गई, वो क्या कर रहा है घर में, कैसे लोगों से मिल रहा है, किस दोस्तों से मिल रहा है, इसको किसी का पता नहीं। तो ये सब का दुष्प्रभाव है और इसमें सबसे अधिक जिम्मेदार सोशल और ये इलेक्ट्रिक ये है जो बच्चों को समय से पहले बड़ा कर दे रहा है। वो बचपना समय से पहले नहीं, जो चीजें 5 में हम लोग 20 साल में जाने, वो 5 के बच्चे इन सब माध्यमों से
तो जायज है कि जो चीज उन्हें अच्छी लगेगी उस पर वो फोकस करेंगे, वो तो बाल मन है जी। तो वो और तब आप उस पर रोक लगाओगे तो फिर वो माने एग्रेसिव होंगे, जिद्दी होंगे। तो यह चीज एक माँ और पिता और एक गुरु से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। तो चूंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग है तो इनकी गलतियों का खामियाजा वो बच्चे भोगते हैं, तो और समाज तो बाद में है। तो हम माँ पिता गुरु और ये जितने आजकल के, हम लोगों के जमाने में ये नहीं था, तो निर्द्वंद था, निर्दोष था, तभी बचपन बहुत ही ये था, तनाव रहित था। आज के बच्चों को देखिए, भी होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, एकदम छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, मैं क्या फुर्सत मिलती, खेलने का समय ही नहीं है, बच्चों ट्यूशन पढ़ना है, खेल जाना है, वो जाना है, मम्मी डांटने लगेंगी, ये वो मेरा इतना नंबर कम। वो टेंशन में इतने छोटे बच्चे रह रहे हैं। तो जब अभी से वो टेंशन में रहेंगे तो सारी सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं के बाद भी हम मानसिक खुराक उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन जो होता तो दुष्प्रभाव तो पड़ेगा। कम उम्र में भोजन, पहले भूख लगती थी, दौड़ के खेल के हम लोग आते थे तो मांग के खाना खाते थे। अब एक रोटी और चावल खिलाने में माँ का हैंकड़ी हम देखते हैं बच्चों को निकल जा रहा है कि एक रोटी वो नहीं खाते हैं, वो पिज्जा बर्गर। और उनको खाना में भी माँ सुबह का नाश्ते में कभी रोटी नहीं दे रही है, ब्रेड में जैम लगा के दे दी, बच्चा वही खाता है। तो जब वही खिलाओगी तो फिर उसको रोटी खाने की आदत, तो उसका कुपोषण भी हो रहा है। तो मैम आप मुझे बताइए कि वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण में आपका क्या कहना है? हाँ, नारी सशक्तिकरण में हमें ये कहना है कि हर नारी को शिक्षा, हर आज के बदलते परिवेश में शिक्षा अनिवार्य है, और शिक्षा के माध्यम से नारी को अपने आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भरता ही नारी सशक्तिकरण है कि वो अपने बलबूते, कोई जरूरी नहीं है कि हम लेक्चर बने, डॉक्टर बने, यही बने, लेकिन जो भी हुनर हम में है उसका विकास हो, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को हम समझें, यही नारी सशक्तिकरण है। न कि आज के समाज में जो स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है, हम उसके विरोध में हैं कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है कि हम अपने परिवार और घर और नौकरी करने के बाद अपने परिवार को महत्व नहीं दें, अपने पति को महत्व नहीं दें, अपने किसी को जो हम चाहें पहने, जो हम चाहें खाएं, जो हम चाहें घूमें, इसके विपक्ष में हम हैं, हम पक्ष में नहीं हैं। तो नारी सशक्तिकरण का माने मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन और आत्म बल लेकर के स्वाभिमान के साथ अपने कार्यों को करके और आत्मनिर्भर। तो सशक्त, चूंकि आधी आबादी पुरुष और महिलाओं की है और एक दोनों के दो पहिए हैं, तो दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो उसका महत्व रहेगा, न कि उसका दुरुपयोग जो आज के समाज में कानून का दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं। और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हैं कि हम सशक्त हो गए, बराबरी का दर्जा है, इसको हम इसके हम पक्षधर नहीं है। तो नारी सशक्तिकरण के बने हम संदेश देना चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, मर्यादा के अंदर रह के और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हाँ, यही सबसे जरूरी है। जी मैम, हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा स्पीच देती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसा आपने कहाँ स्पीच दी है? बनारस में प्रिंसिपल होने के बाद ये सुअवसर मिला, जबकि अभी जब भी कोई हमारे माननीय लोग यहाँ आए, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री हों, चाहे राज्यपाल हों, या अवधेशानंद गिरी जैसे महापुरुष हों, चाहे इस तरह की विभिन्न हस्तियां अभी, चाहे राष्ट्रपति हों, तो जब भी ऐसा मौका आया तो डीएम के प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने कौन स्वागत करेगा और क्या, इस तरह का पूरे विद्यालयों के लोगों को, प्रिंसिपलों को बुलाया जाता था। एक अवसर मुझे भी मिला था कि मतलब डीएम ने बुलाया कि कौन सा स्वागत गान होगा, कौन बोलेगा, कौन स्वागत करेगा। उसमें उन्होंने सबका टेस्ट लिया और उसमें मौका दिया। तो एक बार ऐसी भी परिस्थितियां आई कि मैंने जो स्वागत गान उन्होंने कहा कि एक थीम बता दिया कि इस तरह का स्वागत गान होना चाहिए था, तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है। उसके बाद
जब प्रोटोकॉल के तहत हम लोग को बुलाया गया तो मेरा स्वागत गान चुन लिया गया। तो उसके बोल आज भी याद हैं। स्वागत सुमन सुअंजलि में भर, सुयस आपका गान करें हम, श्रद्धा पूरित नेत्र भाव से सत सत नमन प्रणाम करें। तो यह लाइन बहुत पसंद आई, तो इसको बहुत हाईलाइट हुआ। इसको हमारी लड़कियों ने नृत्य के उसमें हमने तैयार भी कराया अपने विद्यालय में, और वो बहुत हाईलाइट हुआ, बहुत उसका सम्मान हुआ, और उसमें हमको पुरस्कृत किया गया 51,000 की धनराशि और प्रशस्ति पत्र हमको उस गाने पर मुझे मिला था। और बच्चों को भी 10,000 रुपये का ये मिला था विद्यालय को कि उनको मिठाई खिलाने के लिए। तो वह मेरे और डीएम ने भी सराहना की थी और उस गाने की, तो एक वह सुअवसर मिला। दूसरे अभी हमारे सारे राष्ट्रपति और सारे लोग आ रहे थे, तो सब लोगों ने बुलाया संस्कृत का भाषण, संस्कृत में स्वागत करने की बात आई, तो पूरे अधिकारी लोगों ने बुलाया। तो पाणिनि महाविद्यालय की डॉक्टर नंदिनी जी को, जो प्रधानाचार्य हैं, उनको बुलाया गया। वो भाषण तो बहुत अच्छा दे रही थी, लेकिन जब माइक पर डीएम बुला रहा था तो उनके हाथ पैर कांपने लगते थे, वो आवाज में कंपन हो जा रही थी, और बोलना और किसी लेडीज को ही था, किसी पुरुष वर्ग को नहीं बोलना था, प्रोटोकॉल में था। तो फिर ये हुआ कि डीएम और कमिश्नर गुस्सा गए कि अरे बताइए, इतनी संस्कृत की नगरी में कोई संस्कृत बोलने का 2 लाइन भाषण देने वाला नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे सब लोग बैठे हुए थे, मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि हाँ सर, नहीं हम देंगे। तो कहे कि अरे, तो मेरा अधिकारी भी, जेडी-ओडी भी मेरा मुंह देखने लगे। तो कहे कि मैडम आप बोल तो लेती हैं, घबराती नहीं हैं, लेकिन ये योगी जी आ रहे हैं, सारे वीआईपी लोग हैं, और संस्कृत में बोलना है, आप साइंस की हैं, कैसे बोलेंगे? तो हमने कहा कि हम बोल लेंगे। तो इतने विश्वास के साथ कहा, तो डीएम कहा कि जरा 2 लाइन संस्कृत बोल के दिखाइए। तो फिर मैं मंच पे गई, तो मैंने दुर्गा सप्तशती का सस्वर पाठ मैंने किया, और 5 ये, और बड़ी बोल्डली मैंने किया। तो मेरी आवाज में न कंपन थी, बोल्ड आवाज थी, तो आवाज प्रभावित की। हमारा ये पूरा मैम शो करने का जो उद्देश्य रहा, आपकी इंस्पिरेशन से मिला मुझे, और उसके लिए मैम हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।